गुड इवनिंग दोस्तों जीएस पेपर 2 का ये 16वां वीडियो है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सोशल जस्टिस वगैरह होगा वो पढ़ेंगे। तो इसमें लास्ट में 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, आरटीआई और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल स्टेट जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो। तो पहला है इसमें आरटीआई क्या होता है? नागरिकों को सूचना का अधिकार। आरटीआई का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी नागरिकों को मिलने वाला सूचना का अधिकार। ठीक, कौन सी सूचना? सरकारी विभाग के पास जो सरकारी कार्यों से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं ना, उनसे संबंधित सूचनाएं जो है नागरिकों को आसानी से उपलब्ध हो सकें, इसको ही बोलते हैं सूचना का अधिकार। आरटीआई एक्ट 2005 में इसकी डेफिनेशन दी, सार्वजनिक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में आने वाली सूचनाओं को उपलब्ध कराना, नागरिकों को उपलब्ध कराना, यही सूचना का अधिकार कहलाता है। इससे ये जो एक्ट है स्वतंत्र भारत में पारित होने वाला सबसे सशक्त और प्रगतिशील इसको एक्ट माना जाता है। ठीक है, जो सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। ठीक, इसका सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो सोर्स बताया आर्टिकल 19, इसका सोर्स बताया। विकास की अगर बात करें, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो कुलवाल वर्सेस जयपुर नगर निगम केस था 1986 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया था कि जो सूचना का अधिकार है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक, उसके अंदर बताया था। फिर 1994 में मजदूर किसान शक्ति संगठन, इन्होंने एक व्यापक आंदोलन चलाया आरटीआई को लेके। ठीक है, 1997 में तमिलनाडु पहला स्टेट बना जिसने आरटीआई कानून को लागू किया। फिर 2005 में संसद ने इसको कानून के रूप में आरटीआई एक्ट 2005 इसको बना दिया। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? धारा 2 ये क्या कहती है? सूचना के अधिकार का अर्थ बताती है। धारा 4 कहती है सार्वजनिक प्राधिकरण के बारे में बताती है, और ये बताती है कि सार्वजनिक प्राधिकरण जो भी पब्लिक डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, अथॉरिटीज़ हैं, वो स्वतः प्रकटीकरण के सिद्धांत को फॉलो करें। मतलब सूचना को खुद ही जारी करें, ना कि किसी के मांगने का वेट करें। इसका सेक्शन 8 क्या कहता है कि जो OSP यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इससे इतर जो भी सूचनाएं हैं, इससे इतर जो भी संबंधित मतलब कोई विषय है उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसको प्राधिकरण को, सार्वजनिक प्राधिकरण को देना ही पड़ेगा। ठीक है, सूचना आयुक्त की बात की केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, नागरिकों के सशक्तिकरण की बात करता है ये। सार्वजनिक पदाधिकारी, उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही, कुशासन व असंवेदनशील नौकरशाही के चरित्र को भी प्रकट करता है। लाभ इससे क्या क्या? सार्वजनिक सूचना तक जो है नागरिकों की पहुंच होगी। जब नागरिकों की पहुंच सार्वजनिक सूचना तक होगी तो शासन में पारदर्शिता आएगी, उसकी और जवाबदेही बढ़ेगी। सूचना तक पहुंच क्या होगा? इससे क्या होगा? जो शासन तंत्र है, प्रशासन है, वो नागरिक केंद्रित बनेगा, है ना, और इससे एक सहभागी लोकतंत्र की स्थापना होगी। भ्रष्टाचार कम होगा। सार्वजनिक सेवा प्रदायगी, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, उसमें दक्षता बढ़ेगी। लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा, जवाबदेही जैसे जो सिविल सर्विस जो वैल्यूज़ हैं उसका विकास होगा। ठीक, चुनौती क्या है? ब्यूरोक्रेटिक बाधा, सबसे बड़ी बाधा क्या है? जो 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 विभाग है ना, सरकारी विभाग, वो ऐसे इसका हवाला देते हुए कह देते हैं कि ये सूचना नहीं जारी की जा सकती। मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बहाना बनाकर सूचना देने से मना कर देते हैं। ठीक है, मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब से एक्ट लागू हुआ है अब तक के इसके मामले करीब 26 जो सूचना आयोग हैं इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स में, करीबन बताया जाता 3.20 लाख शिकायतें और अपील इनके पास पेंडिंग पड़ी हुई, और ये बैकलॉग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इससे इनका जो पेंडेंसी को क्लियर नहीं कर नहीं रहे। अधिकांश आयोग जो हैं वो उनमें जो मतलब कॉम्पिटेंट ही नहीं है, है ना। राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा है। 2019 में जो एक्ट में संशोधन हुआ है तब से राजनीतिक संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्त का निर्धारण कौन करेगा? वो केंद्र सरकार ही करेगा। ठीक है, पारदर्शिता की कमी है। वार्षिक रिपोर्ट जारी नहीं करते अपनी नियमित रूप से। जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो अपनी जो ईयरली रिपोर्ट आती है जारी करनी होती है, वो नियमित रूप से जारी नहीं करते। आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या, देखिए रिपोर्ट में एक रिपोर्ट बताती है कि 28 से 30 कार्यकर्ता हर साल हत्या कर दी जाती है आरटीआई कार्यकर्ताओं को। ये तो एक बहुत बड़ा मतलब चुनौती है। समीक्षा तंत्र का अभाव है। सूचना की गुणवत्ता खराब है। क्यों? अस्पष्टता, मतलब कोई सूचना मांगते तो फिर ये सूचना जो देते ना, इतने उसमें मतलब क्लॉज जोड़ के उसकी भाषा को थोड़ा टिपिकल बना के
ऐसा बना देते हैं कि उस जो सूचना की गुणवत्ता वो ख़राब हो जाती है, सूचना में क्लैरिटी आ नहीं पाती। ठीक है, तो ये चीज़ लैंगिक असमानता के देखा गया कि जो जो सूचना आयुक्त बनाए गए हैं देश भर में, उसमें वुमेन्स जो है केवल 5% ही सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, और आरटीआई का दुरुपयोग भी बहुत देखा होगा, गांव देहात में देखा होगा, लोग क्या जो सिर्फ परेशान करने के लिए, सरकारी अधिकारी को परेशान करने के लिए लगातार आरटीआई डालते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी चुनौती होगी, अगर इस चुनौती होगी, है ना। अगला है इसमें, भारत में एक सशक्त आरटीआई की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता तो देखो भारत में बहुत है, क्यों? क्योंकि अगर भ्रष्टाचार सूचकांक की अगर बात करें 2023 में 93 रैंक है, 93 आउट ऑफ 180 कंट्री। ठीक है, तो इतना इस लेवल में भ्रष्टाचार है, क्यों? क्योंकि शासन में ना तो पारदर्शिता ना जवाबदेही है। अगर आरटीआई को मजबूत किया जाएगा तो शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ेगी और सुशासन भी बढ़ेगा। दूसरा, बड़ा हिस्सा हाशिए पर है हमारे देश में, आज भी 80% लोगों को, है ना, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज दिया जा रहा है। तो मान के चल रहे हो कि 80% लोग हमारे हाशिए पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत कारगर है आरटीआई। क्यों? क्योंकि जब आरटीआई फाइल होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, तो उनके जन केंद्रित जो योजनाएं हैं वो जन केंद्रित ज़्यादा बनेंगी। ठीक, शासन प्रशासन के मनमानेपन पर रोक लगाती है, ऑटोक्रेसी प्लूटोक्रेसी की जो आशंका बढ़ जाती है, इससे ये इसको कमज़ोर करती है आरटीआई, इससे लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। नीति और कार्यक्रम जो ही जनोन्मुखी, है ना, पब्लिक सेंट्रिक बनते हैं। ठीक है, वित्तीय अनुशासन आता है प्रशासन में। ठीक, वे फॉरवर्ड की बात करें तो एक्ट को बेहतर क्रियान्वयन हो, इसका त्वरित और समयबद्ध प्रक्रिया इसके अंतर्गत होनी चाहिए। वार्षिक रिपोर्ट जो स्टेट्स जो इंफॉर्मेशन जो आयोग है ना, सूचना आयोग, तो वार्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से जारी करें। ई सेवाएं यूज़ करें, जैसे आरटीआई को ऑनलाइन फाइल करना, और जितनी भी ई सेवाएं हो सकती हैं आरटीआई से संबंधित, वो उसको इम्प्लीमेंट की जाए। राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का सम्मान इसके तहत हो, ऐसा ना हो कि आरटीआई के माध्यम से राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता हो, है ना। प्रशिक्षण दिया जाए इसके लिए। सूचना स्वतः प्रकट, मतलब सूचना मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि अपनी, जैसे कि एक्ट में लिखा है कि जो प्राधिकरण है उनको सूचनाओं का स्वतः ही डिस्क्लोज़ करनी चाहिए, है ना। तो सेल्फ डिस्क्लोजर पर इनको सूचना को डिस्क्लोज़ करना चाहिए। लॉ कमीशन 275 क्या कहता है? सरकार की जितनी वित्त पोषी संस्थाएँ हैं, है ना, जितने भी संस्थान हैं, वो सभी को आरटीआई के अंतर्गत लाना चाहिए। ठीक, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जाना चाहिए, तभी एक सशक्त आरटीआई जन केंद्रित शासन का निर्माण करेगी। और ये जन केंद्रित शासन क्या होगा? यही सुशासन है, और यही हमारे जो देश का लक्ष्य है ना, कि अपने शासन तंत्र को जन केंद्रित बनाना, ताकि सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से आरटीआई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगला पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसके बारे में हम देखेंगे तो पहले स्वतंत्रता के पश्चात क्या स्थिति, और 92 के पश्चात क्या स्थिति आई। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो पंचायतें थीं, और 1992 के पश्चात जो संवैधानिक दौर आया। ठीक, 2021 में क्वेश्चन आया, आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण संस्था है पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकतंत्र का प्राथमिक पायदान है। ठीक, 1972 और 70 के आसपास जाए मेयो ने पंचायतों को आधुनिक स्वरूप प्रदान करना शुरू किया। स्वतंत्रता के पश्चात डीपीएसपी में आर्टिकल 14 में पंचायतों, ग्राम पंचायतों की बात की गई। ठीक, कई समितियां बनाई गई इससे रिलेटेड। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति बलवंत राय मेहता की समिति है, 1957 में स्थापना की, और इसके रिकमेंडेशन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया फर्स्ट टाइम 1959 में नागौर, राजस्थान में। उस टाइम जब गठन तो कर दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आई। चुनौती कौन कौन सी? स्वशासन की अस्पष्ट अवधारणा। अब ये पंचायत ले तो आए, लेकिन स्वशासन जैसा शब्द जो है ना, क्लियर नहीं था, ना ही गांव के लोगों को, गांव के मुखियाओं को, ना जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए थे उन लोगों के लिए। ठीक, वित्त और संसाधन की संबंधी समस्या, राज्य देने को, मतलब जो उनको रिसोर्सेज है वो देना नहीं चाह रहा था, और पंचायत के पास इतनी पावर नहीं थी कि अपने खुद के रिसोर्सेज वो डेवलप कर सकें। ठीक, एक रूपता का अभाव था। तमिलनाडु में 2 स्तरीय थी, राजस्थान में त्रिस्तरीय, इस तरह से अलग अलग देखा गया इसमें। वास्तविक अधिकारी प्राप्त नहीं थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनको अधिकार दे ही नहीं रही थी, और ना ही कोई ऐसा कोई उल्लेख था इनके अधिकार के बारे में। जब इनके क्लियर इसके बारे में प्रावधान का उल्लेख नहीं था, तो इनमें चुनाव भी टाइम से नहीं होते, इनका विघटन भी समय पर नहीं होता था, है ना। ये अक्सर देखा गया कि उसमें जो ग्राम पंचायत होती है, प्रधान वगैरह जो बनते थे, उसमें उच्च जातियों, खास करके पुरुषों का वर्चस्व देखा गया उसमें। फिर हुआ क्या कि 1960 का दौर आते आते जो सरकार की विकास की प्राथमिकता है उनमें बदलाव हो गई। क्यों? सरकार ने केंद्र द्वारा नियंत्रित विकास पहलों पर ज़्यादा ध्यान दे लिया, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस तरह जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड
जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है इन पर सरकार ने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। यहीं से इसकी आवश्यकता, इसमें जो कमियां थी, इस कमियां की आवश्यकता क्या है, एक तो इनको वित्त की व्यवस्था, ठीक है, इनके प्रशासन, इनके फंक्शन को लेके, समावेशिता, है ना, क्योंकि सिर्फ उच्च जातियों का इसमें वर्चस्व आ गया था, वो भी पुरुष, ठीक है, और वास्तविक शक्ति व अधिकार। तो ये 4 मेन चीज़, इनकी कमियों को देखते हुए 4 मेन चीज़ें इसमें लाने का प्रयास किया जाएगा आगे। वित्तीय शक्ति, प्रशासन, समावेशिता और वास्तविक शक्ति व अधिकार। इसके संदर्भ में अनेक समितियां बनाई गई, जैसे अशोक मेहता समिति 1997, है ना, 1977 में, जीवी के राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति थी, 1986 में आई थी। इसने ही इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना, 73वां संविधान संशोधन के 1992 में लाया गया, ठीक। तो अब ये PRI का संवैधानिक दौर शुरू हुआ। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9, आर्टिकल 243। प्रावधान इसमें क्या गया, सभी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेके आओ, और ट्राइबल्स एरिया उनके लिए पैसा लेके आए, बाद में 2006 में आया था ये, ठीक है। एक रूपता लाई गई त्रिस्तरीय, ठीक है। अपवाद केवल 20 लाख की आबादी जहाँ होगी ना, वहीं सिर्फ 2 स्तरीय ला सकते हो, बाकी अधिकतर में त्रिस्तरीय। आरक्षण दिया गया, खासकर क्यों, जो समाज के जो बैकवर्ड, जो सीमांत पर रहने वाले लोग हैं, SC ST वीमेन, इनको 1/3 रिजर्वेशन दिया गया, है ना, पंचायत में। चुनाव प्रत्येक 5 साल पर हो सके, इसके लिए आर्टिकल 243I राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। अधिकार व शक्तियाँ प्रदान की, 29 विषय इसके लिए सिलेक्ट किए गए ग्राम विकास से संबंधित। वित्त और संसाधन, है ना, इनको पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई आर्टिकल 243 के अंतर्गत, ठीक। सकारात्मक परिणाम भी हो उसके, तृणमूल स्तर पर, है ना, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी आई। संघीय भावना इससे मजबूत हुई, जो सेंटर स्टेट से एक स्टेप आगे बढ़ गए, सेंटर स्टेट और पंचायत, तो संघीय भावना हमारे देश में और मजबूत हुई, है ना। सीमांत व कमजोर वर्गों को, उस वर्ग की सहभागिता बढ़ी, रिजर्वेशन को दिया गया 1/3 जो रिजर्वेशन आज के 95 में लगभग 50%, कई राज्य हैं जिनमें 50% तक रिजर्वेशन वुमेंस को प्राप्त है। तो आप देखो, जितनी 2 लाख के आसपास हमारे गांव देश में पंचायत हैं, उसमें अधिकांश में आज भी महिलाएं हैं, ठीक है, महिला रिप्रेजेंटेटिव है। ग्रामीण स्तर पर विकास कार्य देखा, चाहे सड़क बनाना हो, वृक्षारोपण होगा, तालाब हो गया, कोविड के टाइम भी इनने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, है ना। क्वारंटीन वगैरह जो ग्राम पंचायत की बिल्डिंग होती थी वहाँ बनाई गई, ठीक। राजनीतिक जागरूकता आई वहाँ स्थानीय लोगों में। गांधी जी का जो सपना था ना, स्वराज की अवधारणा, वो काफ़ी इसको मजबूती मिली। स्थानीय स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी, सोशल ऑडिट लाया गया ताकि जो विकास कार्य है उनका ऑडिट किया जा सके। स्थानीय स्तर पर नेतृत्व का भी विकास हुआ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपांतरण का एजेंट बना ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना। सामाजिक व लैंगिक न्याय भी सुनिश्चित इससे किया गया। चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ बेसिकली 3F, फंड, फंक्शन है, फंक्शनरी। फंड, राज्य सरकार कम से कम फंड देते हैं, यूपी में मात्र 2.5% ही अपना दे पाते हैं इसको, है ना, ये RBI की रिपोर्ट में बताया गया। स्वयं के स्तर पर भी राजस्व मतलब जो इनका ना अपना जो रिसोर्स डेवलप नहीं कर पाते हैं ना। वित्तीय स्वायत्ता एक तो कम है, दूसरी जैसे मान लो कोई टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं ये लोग, तो टैक्स अगर मान लो कोई ग्राम पंचायत इंट्रोड्यूस करेगी तो वो लोकल लोगों पे लगाएगी। अब जब लोकल लोगों पे लगाएगी तो जो प्रधान होगा उसको फिर आगे वोट थोड़ी ना देंगे। तो ये जितने ही प्रधान हैं, लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे इनके हाथ में ऐसी पावर होती है कि वो लोकल स्तर पे, ग्राम स्तर पे टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगाते हैं, है ना, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, ठीक। तीसरा, राजकोषीय शक्ति के प्रयोग हेतु अनिच्छुक हैं, जो इनको जो फाइनेंशियल पावर दी गई है ना, फिस्कल पावर, उसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। संपत्ति कर है, इसकी दर अभी भी बहुत कम है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को अनदेखी की जाती है, बहुत सारे स्टेट कर रहे हैं ये चीज़। 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा भी है ये कि जो स्टेट को अनुदान तभी दिया जाए जब वो अपनी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, इसको स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना करें और उसके लिए अनुदान को ग्रहण करें। और दूसरा इससे फंक्शन से रिलेटेड, तो राज्य सरकार का जो अधिकार जो है ना, इनको बहुत जो पावर्स हैं इनको हस्तांतरण नहीं किए हैं, ट्रांसफ़र नहीं किए। जैसे यूपी में मतलब प्रावधान 29 विषय को कर रखा है, लेकिन यूपी में इनको कितने ग्राम पंचायत को कितने सब्जेक्ट प्राप्त हैं, उसमें जो अधिकार प्राप्त हैं 16 पे मात्र। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। 1/3 आरक्षण दे दिया गया, इसके बाद भी एक सामाजिक असमानता बनी पड़ी है, ठीक है। खास करके जैसे प्रधानपति होते हैं ना, जब महिला सरपंच बन जाती हैं
सरपंच नाम की होती है, उनके पति चला रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे जैसे मान लो SC ST के लिए रिजर्व कोई कर दिया गया, तो जो समाज उस गांव के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो अपना एक डमी कैंडिडेट खड़ा करते हैं, उसको जितवा देते हैं। वो कहने को प्रधान होता है, जबकि प्रधान का खुद बन जाते हैं प्रधान प्रतिनिधि, सारे काम खुद ही करते हैं। तो इस टाइप से एक सामाजिक असमानता अभी बनी हुई है। जिला नियोजन समिति जो है ये ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, जो कि इसमें प्रावधान दे रखा है। इस ग्राम पंचायत के द्वारा जो कार्य किए गए वो देखे गए, काफ़ी उनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी लो लेवल की। सड़कें देखो, ऐसी ऐसी पुलियाँ बना दी हैं कि वो बनने से पहले ही टूट गई, है ना। तो काफ़ी लो क्वालिटी के इन्होंने विकासात्मक कार्य दिए। भ्रष्टाचार काफ़ी देखा गया है। जैसे बस्ती डिस्ट्रिक्ट में फर्जी जॉब कार्ड बनवा के ग्राम पंचायत से मतलब लाखों करोड़ रुपये निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। फंक्शनरी का क्या इशू है, मानव संसाधन कमी है। स्टाफ जो है ना, स्टाफ बहुत कम है इनके पास। पंचायत से जुड़ा हुआ जो स्टाफ है वो काफ़ी कम देखा जाता है। नौकरशाही का बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है ना। चाहे पंचायत सेक्रेटरी हो, चाहे BD हो, चाहे अपर मुख्य अधिकारी, ये सब क्या स्टेट कमीशन से आते हैं ये लोग। ये पूरी तरीके से पंचायतों को अपने कंट्रोल में करते हैं, ठीक। तो ज़्यादा सरकार का इंटरफेयर रहता है। जवाबदेही पारदर्शिता की कमी है। बहुत सारी पंचायत सोशल ऑडिट कराती नहीं है, पता ही नहीं गांव के लोगों को सोशल ऑडिट होता क्या है। चुनाव में देरी, ADR ने बताया जैसे MP हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु में यहाँ पर जो पंचायत के चुनाव है टाइम से हो ही नहीं रहे, ठीक। राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा है। जो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी ग्राम पंचायतों के इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करती हैं। मैंने खुद देखा है कि जो MLA होते हैं, MLA प्रधानी का इलेक्शन आकर लड़वा रहे हैं। तो ये जब स्टेट पॉलिटिक्स आएगी गांव के अंदर, तो आपको क्या लगता है गांव के इशू सॉल्व हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, वो तो और बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो स्टेट पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रही है इसमें। जनप्रतिनिधि के विकास कार्यों व वित्तीय प्रबंधन से संबंधित दक्षता की कमी। जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं चुन के, उनको ना तो विकास कार्यों के बारे में जानकारी होती है, ना कि उनको वित्तीय प्रबंधन के संबंध में कोई दक्षता उनके पास होती है, ठीक। तो ये सारी इसमें चुनौतियाँ सशक्त कैसे बना सकते हैं, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की क्षमता का निर्माण करने, इसके लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया है, ठीक। प्रोत्साहन तथा दंड भी दिया जाना चाहिए। जैसे जो छवि राजावत है, राजस्थान में एक गाँव है, नाम याद नहीं आ रहा है, उसकी PM वो रही हैं प्रधान ये। तो इनको काफ़ी पुरस्कार वगैरह भी दिए गए हैं इनके अच्छे काम के लिए, है ना। काफ़ी इन्होंने डेवलपमेंट किया अपने गाँव में। तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के द्वारा उपलब्ध संसाधनों से आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। स्वामित्व पोर्टल, जो आवासीय संपत्ति का डॉक्यूमेंटेशन इसके माध्यम से किया जाए। पंचायत स्तर पर हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए इसको, पंचायत हो, है ना। और पंचायत घर हो चाहे पंचायत सचिवालय हो, ठीक। निर्मल भारत अभियान, प्रदेशों को निर्मल घोषित किया जाए, है ना, उसके लिए चलाया गया है। सशक्तिकरण हेतु पहल, महिला एवं बाल सभा प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाई गई है। महिला तथा बाल सभा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बनाई गई। सखी कार्यक्रम, है ना, इसके माध्यम से बैंकों मतलब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको बढ़ाया गया है। तो इस तरह से ग्राम पंचायतें सशक्त किया है। वे फॉरवर्ड किया है, वित्तीय अनुदान इनको बढ़ाया जाना चाहिए, तभी वास्तविक राजकोषीय संघवाद की स्थापना, मतलब कि स्टेट्स के द्वारा इनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल पावर और इनको रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सामाजिक अंकेक्षण जो सोशल ऑडिट है इसको कंपलसरी कर देना चाहिए। अधिकार और शक्तियाँ, जैसे 16 विषय हैं, 29 विषय हैं इनको, इसके सब के संदर्भ में इनको पावर्स दी जानी चाहिए, ठीक है। जिला योजना समिति है, इसको सक्रिय किया जाना चाहिए। स्वयं के आय स्रोत बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे केस स्टडी की बात की जाती है, ओनथुराई गांव है तमिलनाडु में, ये पवन ऊर्जा हर साल पावर ग्रिड को ना पवन ऊर्जा बेचता है, उससे करीबन 19 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाई करता है, ठीक है। तो इस तरह का मॉडल डेवलप करना चाहिए प्रत्येक पंचायतों को, ताकि उनके आय के जो रिसोर्सेज हैं, उसके स्रोत हैं, वो बढ़ सकें। सेकेंड ARC ने कुछ इसके बारे में कहा, जैसे शक्ति और अधिकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करें। स्थानीय ओम्बुड्समैन, है ना, यानी जो लोकल लेवल पर लोकपाल या लोकायुक्त को लेकर आना चाहिए, ओम्बुड्समैन की संकल्पना को लेकर आना चाहिए। अलग से स्टेट लेवल पे स्टैंडिंग कमेटी बनानी चाहिए, जो इनकी पंचायत के कार्यों को उनके संबंध में उनकी निगरानी करे, साथ ही उनके संबंध में क्या सुधार उसका इसकी रिकमेंडेशन दे। स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से होनी, जो कि अभी नहीं होती। स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसी का जो मनपसंद का आदमी यस मैन होता है उसमें बना दिया जाता है, ठीक है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं, जैसे कि संसद, विधानसभा, है ना, और ये तुम्हारे संसद वगैरह होती है, इसी ग्राम स्तर पर ग्राम सचिवालय बनाया गया, ताकि एक प्रकार से जो ग्रास रूट लेवल पे है ना, उनकी संसद बन सके,
संसद बैठाई जा सके। ठीक है, राजस्थान में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता घोषित कर दी गई है। ठीक है, ऐसे हरियाणा में राइट टू रिकॉल लेके आया गया है PRI लेवल पे। तो इससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और ज़्यादा मजबूत बनेंगे। गांधी जी ने कहा भी है, जितनी ज़्यादा शक्ति हम ग्राम पंचायतों को दी जाएगी उतना ही लोगों का कल्याण अधिक होगा। ठीक है, तो ये हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अगला टॉपिक है केंद्र राज्य के बीच में संबंध। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय स्वरूप की बात करता है, जिसमें समझ सकते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में बटी हुई ये अपने एक संबंध बनाती है ना, वित्तीय संबंध हो, चाहे प्रशासनिक संबंध हो, चाहे वित्तीय संबंध हो, विधायी संबंध हो। ठीक, तो विधायी संबंध क्या, भाग 11A में 245 से लेकर 255 तक उल्लेख दे रखा है 7वीं अनुसूची में। इसमें इसके अंतर्गत आती है संघ के अंतर्गत इसमें कानून संघ बनाएगा, राज्य के अंतर्गत राज्य कानून बनाएगा, समवर्ती में दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं कन्फ्लिक्ट आता है तो जो सेंटर का कानून है वो मान्य होगा सेंटर का। ठीक है, 248 अवशिष्ट विषयों के बारे में बात की गई, जिसमें कानून बनाने की शक्ति किसकी है, संघ की। असाधारण परिस्थितियों में जैसे संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है, जैसे आर्टिकल 249। ठीक है, राज्यसभा के कह दे कि ये जो है राष्ट्रीय इससे संबंधित केस है, इस पर आप कानून बना दो। आर्टिकल 250 राष्ट्रीय आपदा राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। आर्टिकल 252 आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने में। तो ये हो गया विधायी संबंध। प्रशासनिक संबंध भाग 11B में 256 से लेकर 273 तक दे गए, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है ना, इन सब की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्ति वगैरह, ये सब प्रशासनिक संबंध में आते हैं। मेन क्या है, वित्तीय संबंध। इसी पे क्वेश्चन UPPSC ने 2021 में पूछा है, 2022 में भी पूछा है। वित्तीय संबंध क्या है, भाग 12 में आर्टिकल 268 से लेकर 293 के बीच में इसका उल्लेख दे रखा है। प्रावधान क्या है, कर राजस्व का वितरण आर्टिकल 268, 269, 270 में दे रखा है। ठीक है, कि वही कर सेंटर इकट्ठा करेगा, स्टेट को मार देगा, ये सब चीज़ें। सहायता अनुदान की जो स्टेट को दिया जाता है सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा, आर्टिकल 275 282 में ये दिया गया है। 7वीं अनुसूची कुछ वित्तीय इसके संबंध की बात करती है। वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 248 के अंतर्गत दे रखी है। वित्तीय संबंध काफ़ी अच्छे से डिफाइन होते हैं। फिर ये अभी GST आया है, वित्त आयोग ये 280 सॉरी, तो अभी GST आया है, आर्टिकल संविधान 101 का संशोधन करके इसमें आर्टिकल 268 को समाप्त कर दिया गया है। इसमें 3 नए आर्टिकल जोड़े गए हैं। ठीक, पहला कौन सा, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A और आर्टिकल 279A। आर्टिकल 246A क्या बताता है, GST के बारे में बताता है, जैसे सेंट्रल GST और स्टेट GST। ठीक, 269A किसके बारे में बताता है, IGST है ना, इसके बारे में प्रावधान कर। जबकि आर्टिकल 279A ये GST काउंसिल के बारे में बात के गठन और उसकी संरचना की बात करता है। तो ये हो गया स्टेट और सेंटर के बीच में विधायिक संबंध। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।